हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीट स्क्वायर में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट पीवाई के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है नीट के, किस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कैसे उसके डेरिवेशंस है और वो क्या उसके स्टेटमेंट है, उन सभी चीज़ों को हमने देखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर जाकर आप ज़रूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए ताकि और जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अच्छी बन सके। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि टू पॉजिटिव आयंस है जिस पे कोई सेम चार्ज क्यू है, दोनों पर चार्ज क्यू है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from the ion. मान लेते हैं कोई दो आयंस हैं, ये कोई दो आयंस है और इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इट मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव आयंस होंगे। मान लेते हैं इस पर चार्ज इसने प्लस क्यू दिया हुआ तो क्यू ही होगा और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या बोला कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितने के बराबर होता है। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला, F बराबर Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ ने बोला। मतलब कोई दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच आर डिस्टेंस है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप इन चीज़ों को इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर d गिवन है तो क्या हो जाएगा d। इसको सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर बाई 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा, ये तो मेरा निकल गया फोर्स, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम इच आयंस विल बी, ठीक है। मतलब इच आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस करेंगे। चार ऑप्शन गिवन है आपके ए बी सी डी। एक बात हमें बताइए कि हमें क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग पूछा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पूछा, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र या दूसरे से पहले में ट्रांसफ़र। एक बात बताइए, जब हम स्टार्टिंग में पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था, उस प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को देखा था। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर एन ई, Q बराबर यहाँ पर क्या एन ई, एन क्या, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम इधर से उधर, मतलब उसके वॉल्यूम में जितना भी पर यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये ई क्या, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, Q टोटल चार्ज जो ट्रांसफर होगा। अब अगर हमें यहाँ आपसे पूछा तो क्या n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, क्या हम लिख सकते हैं, क्या n इज इक्वल टू क्यू बाई ई लिख सकते हैं। तो जो फोर्स है यहाँ पर, जो फोर्स का हमें फॉर्मूला निकला है, इसको हम Q के टर्म में लिखेंगे, मतलब चार्ज के टर्म में लिखकर अगर हम E से डिवाइड कर दे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या, यस निकल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन में भी E से डिवाइड है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको Q के टर्म में निकालते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इंटू F 4 पाई, अगर पहले लिखेंगे तो 4 पाई इंटू ई एप्सिलॉन नॉट F इंटू डी स्क्वायर, यस ना। अगर आप Q की वैल्यू एज इट इज निकालें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर। आपको देखने से लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, वरना आप ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि Q की वैल्यू, N की वैल्यू देखिए क्या है, N इज इक्वल टू क्यू बाई ई है, Q बाई ई, तो Q की वैल्यू रूट में है तो जो बिना रूट वाला आंसर है वो तो ऑलरेडी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया, A और D तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा यहाँ पर 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, तो 4 पाई एफ ई स्क्वायर है तो B तो होगा नहीं, बचा कौन, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। तो क्या यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, हाँ अगर मेरा ऑप्शन ये आ गया तो छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रोसेस अगर चलेंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्यू बाई ई, N इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई, तो क्यू कितना, रूट अंडर
क्या हो जाएगा 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, और नीचे में क्या है ई है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से, जो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला, यहाँ पर ई आ रहा है लेकिन ये पूरे का रूट करके ई स्क्वायर, तो क्या हम इसको ई स्क्वायर करके रूट में लिख सकते हैं? तो हम ऐसे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसको रूट से आप बाहर करेंगे तो ये सेम आएगा। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू 2 है, इस 2 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते रूट अंडर 4? हाँ, दोनों इक्वल है क्योंकि इसकी वैल्यू भी इसके बराबर है। यहाँ पर बाई में डिनोमिनेटर में ई है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर ई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमने कुछ नहीं करा, जो क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन में फोर्स गिवन था, तो फोर्स हमने कूलम्ब्स लॉ से निकाल लिया, ये क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। उसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने ये जो चार्ज देखा था, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ जो है वो चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर एन, तो हमने यहाँ से n निकाल लिया और इसको डिवाइड करें, ऐसे इजीली सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ फोर्स कांस्टेंट K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या ऑप्शन देगा डिक्रीज के टाइम्स, इंक्रीज के टाइम, रिमेन्स अनचेंज्ड, या 1/k² टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि अगर मान लीजिए कोई दो चार्ज है, वो कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है, उन सेपरेशन में जो चार्ज रखा हुआ एयर के जगह के पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आया है। कौन सा कांस्टेंट? वो K आया। ठीक है, तो क्या फोर्स है? चलिए मान लेते हैं कोई दो चार्ज है। ठीक है, कोई दो चार्ज है और दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है ना। ये क्या r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, Q1 और Q2 कोई चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला, मान लेते ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? सबसे पहले F1 Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर F इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 बाई डिवाइडेड बाई F4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये किस में प्लेस्ड है? ये मान लीजिए ये एयर में प्लेस्ड है, तो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती? 1 होती है। तो इसकी अगर वैल्यू हम लिखें यहाँ पर, तो इसको अगर हम लिखें तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, अगर हम वैल्यू नहीं लिखे डायरेक्ट ऐसे लिखें तो 4 पाई आपसे। इसने क्या बोला कि एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कोई मीडियम है एयर के अलावा जिसका कांस्टेंट क्या है? K है, मतलब ER बराबर क्या है यहाँ पर? K है। अगर आप इसमें रख दे वैल्यू, तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर स्क्वायर। पहले ये ई एप्सिलॉन नॉट जो है, ये ई एप्सिलॉन नॉट R जो है वो 1 था एयर के लिए, अब ये ER की वैल्यू K हो गया। तो देखिए डिनोमिनेटर में K ऐड हो गया। अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर ये मान लीजिए F डैश आया, तो F बाई K आ गया, क्योंकि ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको छोड़कर K को छोड़कर F डैश बाई, तो कितनी टाइम्स हो गई? ये देखिए F डैश की वैल्यू डिनोमिनेटर में K आया, इंट्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये F डैश की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू बढ़ेगी, जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर की बढ़ेगी, ये वैल्यू अगर ये इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये पूरी होल वैल्यू इंक्रीज हो गई नहीं, क्योंकि ई एप्सिलॉन नॉट ओनली वैल्यू थी और इसकी वैल्यू ER की वैल्यू 1 थी। अब 1 से क्या हो गया? K हो गया। ये डिनोमिनेटर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया।
तो होल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो कौन सा आंसर होगा, के टाइम्स डिक्रीज करेगा। क्या होगा यहाँ पर, के टाइम्स डिक्रीज करेगा। बच्चे मिस्टेक कहाँ कर जाते हैं, देखिए बच्चे मिस्टेक यहाँ कर जाते हैं, उनको बस सिंपल फार्मूला के इंटू, उन्होंने क्या बोला, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या आर स्क्वायर, ये उन्होंने देखा फॉर्मूला, और ये के की वैल्यू को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा बोला, अच्छा ये कांस्टेंट के है, चलिए ये कांस्टेंट ये भी के है, तो क्या ये बढ़ेगा, तो एफ भी बढ़ जाएगा, और गलत आंसर लगा के आ जाते हैं बी। तो ये गलत है, क्योंकि ये के की जो वैल्यू है ये 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट है। और अगर एयर में कोई मीडियम एयर है और उसमें कोई चार्ज रखा हुआ, तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इज 1 होता है, 1 माना जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई विथ 1 ये उतना लिखा जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखें फुल इक्वेशन तो ई आर होगा किसी मीडियम में। तो अगर ये मीडियम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हर मीडियम की अलग अलग वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर के दिया, तो कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो के टाइम्स डिक्रीज करेगी। मतलब जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट बढ़ेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ, और क्वेश्चंस हम वहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।